सभी लोग, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, मतलब विक्टिम या इन्फॉर्मेंट के पास। उसके बाद एफआईआर या कंप्लेंट कैसे होती है, एफआईआर के बाद उस एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप ली जाती हैं। उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है तो मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्निजेंस कैसे लेते हैं, कॉन्ग्निजेंस लेने के बाद उस पर ट्रायल कैसे चलता है, ट्रायल में क्या क्या स्टेप ली जाती हैं, और फाइनली उस केस में किसी आदमी को एक्यूटल या कन्विक्शन कैसे होता है। तो ऑफेंस होने से, एफआईआर होने से, इन्वेस्टिगेशन होने से, उसके बाद कॉन्ग्निजेंस लेने के बाद, ट्रायल चलने के बाद एक्यूटल या कन्विक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब चाहे आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कुछ भी नहीं, आप इन जनरल भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सीआरपीसी में कौन कौन से प्रोसीजर कहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती हैं। ठीक है, ये सब जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन उसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप पहले से जानते हैं और नहीं जानते हैं तो फिर बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए देखना। 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, कितना भी टाइम लग जाए उसमें कोई इशू नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट भी करते रहिएगा, जिनको एग्ज़ाम देने हैं, और जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है वो नॉलेज बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर ऑफेंस होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के बाद जो विक्टिम है, या तो विक्टिम या जिसको ऑफेंस होने की जानकारी है, हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेंट। ठीक है, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन किस लिए? टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, कि भाई इस ऑफेंस पे कुछ कार्रवाई हो, इसलिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? हम लोग को पता है, या तो हम पुलिस स्टेशन जाएं या हम मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट करें। ठीक है, या तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ऑफेंस होने पर विक्टिम कहाँ जाएगा? विक्टिम या इन्फॉर्मेंट, जिसको भी जानकारी मुझे पता चला यहाँ पर मर्डर हुआ, मैं सीधे भाग के पुलिस स्टेशन जाऊँगा, जानकारी दूंगा, या फ़ोन निकाल के डायल 100 पे फ़ोन करूँगा, जानकारी दूंगा। ठीक है, अगर मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, विक्टिम हूँ, मान लो चोरी हो गई कुछ है, तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कराऊंगा। एक तो ये होता है कि पुलिस स्टेशन जाए, दूसरा क्या होता है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं सीधे मजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने पे, पुलिस स्टेशन अगर हम जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ये देखेगा कि ऑफेंस है कैसा। अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस ऑफिसर क्या, जैसे ही आप उसे जानकारी देंगे कि ऐसी चीज हुई है, तो वो जे सबसे पहले देखेगा वो ऑफेंस, जिस टाइप की आप इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हैं, वो कैसी है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो कॉग्निजेबल हुई तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर नोट कर लेगा सेक्शन 154 में। ठीक है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर वो 155 में एनसीआर नोट करके और आपको डायरेक्ट करेगा कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट फाइल करें जाके। ठीक है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर 155 में एनसीआर नोट कर लेगा। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एफआईआर हो गई है या एनसीआर हो गई है। ठीक है, तो अगर वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उसके लिए एनसीआर यूज किया जाता है, जैसे हम लोग नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक, मेन पर काम होता है पुलिस ऑफिसर का इसमें। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर वो एफआईआर नोट करता है, और इस पे पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी, कि एफआईआर कैसे नोट होगी। ये तो सेक्शन 154 में है। ठीक है, ये चैप्टर 12 कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये 154 से लेके 176 तक चलता है। ठीक, इसमें अगर हम मेन बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कि उसकी पे एफआईआर कैसे नोट होगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, वो सारी चीज़ें चैप्टर 12 में ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सीआरपीसी के चैप्टर 12 में। चलिए, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पे अभी हम लोग इसको
वैसे भी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एनसीआर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आप जानकारी देते हैं तो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं करता है, वो आपको डायरेक्ट एनसीआर नोट करके डायरेक्ट कर देता है कि जाइए मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके आइए कि हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। अगर हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट हम किसी भी ऑफेंस में कर सकते हैं, ठीक है। एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, एफआईआर केवल कौन से केस में हो सकती है? केवल कॉग्निजेबल केसेस में। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ही एफआईआर होगी, वरना नहीं होगी। कंप्लेंट किसी भी ऑफेंस, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, कैसा भी केस हो, सभी पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब क्या है, 190 के 1 के ए में, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीजें डिटेल में देखेंगे में हम लोग। 190 के 1 ए में मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट कॉन्ग्जेंस लेंगे, और कॉन्ग्जेंस लेने के बाद एक चैप्टर है, चैप्टर 15, ठीक है। उस पे वो क्या करते हैं, चैप्टर 15 चलता है सेक्शन 200 से 203 तक, 200 से 203 तक, जिसमें सेक्शन 200 बोलता है कि जिसने भी कंप्लेंट की है उसका मजिस्ट्रेट साहब एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लेनेंट है, साथ में विटनेसेस लेके गया है तो विटनेसेस का भी एग्जामिनेशन करेंगे। ये डिसाइड करेंगे वेदर देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर, क्या हमें इस कंप्लेंट पे आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड होगा तो प्रोसीड करेंगे, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा तो 203 बोलता है कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट साहब डिसमिस कर देंगे, वहीं पर खारिज कर देंगे, ठीक है। और सफिशिएंट ग्राउंड होता है तो 204 में इशू ऑफ प्रोसेस कर देते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस। ये है चैप्टर 16, चैप्टर 16 में दिया हुआ है कैसे इशू ऑफ प्रोसेस होगा सेक्शन 204 में, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, मान लो सिर्फ इतनी, अभी इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस पे भी आएंगे, उस पे जब आएंगे तब अभी टाइम लगेगा। चलिए पहले हम बात करते हैं कि हमने एफआईआर ना करके क्या किया, सीधे कंप्लेंट की। ऐसा नहीं है, अगर बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में अभी दब रही हैं। दबने का मतलब है, अभी आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो हमें एफआईआर करनी चाहिए थी, हम सीधे कंप्लेंट क्यों किया? अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीधे कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब भी डायरेक्ट कर देंगे कि जाओ एफआईआर करवा दो जाके। वो एफआईआर नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्शन दिए दे रहे हैं कि एफआईआर हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट जो है एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं कंप्लेनेंट का। एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, क्या सफिशिएंट ग्राउंड है आगे बढ़ने का, ठीक है। कहने का मतलब इशू ऑफ प्रोसेस करने का क्या सफिशिएंट ग्राउंड है। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्यूज्ड होता है, अगर सम्मन केस होगा तो उसे सम्मन इशू हो जाएगा, अगर वारंट केस होगा तो उसे वारंट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इशू ऑफ प्रोसेस तक जाने की जरूरत है कि नहीं है, ये जानते हैं सेक्शन 200 में, ठीक है। चलो ये हम जान गए कि अगर हम मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट करते हैं तो वो क्या एक्शन लेते हैं, कंप्लेंट के आगे का स्टेप क्या है, ठीक है। अगर कंप्लेंट पे कॉन्ग्जेंस लेते हैं तो एक चैप्टर 15 दिया हुआ है जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट में अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो हम थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं, जो कि चैप्टर 16 में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 16 के सेक्शन 204 में। अब फॉर एग्जाम्पल इस पे आ जाते हैं अब, ठीक है, कि क्या हुआ। जैसा इन जनरल होता है, ऑफेंस होता है, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट, विक्टिम जिसके साथ ऑफेंस हुआ, इन्फॉर्मेंट जिसको ऑफेंस की जानकारी है, इनमें से कोई एक आदमी सीधे भाग के पुलिस स्टेशन जाता है और जानकारी देता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जाने का मतलब क्या होता है कि हम जाके एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। एज सच जो टर्म एफआईआर है वो सीआरपीसी में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। एफआईआर नहीं डिफाइन है कि एफआईआर का, ना डेफिनेशन क्लॉज में है, ना सेक्शन 154 में एफआईआर दिया हुआ है। सेक्शन 154 में एजेंशियल्स ऑफ एफआईआर दिए हुए हैं कि कैसे एफआईआर दर्ज की जाएगी, ठीक है। जो टर्म है एफआईआर वो नहीं बताया गया है। तो कैसे, सेक्शन 154 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है कैसी, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, अगर वो ओरली दे रहा है, ओरली भी दे सकता है और राइटिंग में भी दे सकता है।
अगर वो ओरली दे रहा है तो रिड्यूस इन राइटिंग, अगर वो ओरली दे रहा है तो उसको राइटिंग में लिख लिया जाएगा। जैसे ही राइटिंग में देता है या राइटिंग में लिख लिया जाता है तो साइन बाय द इन्फॉर्मेंट, तो उस पे इन्फॉर्मेंट के साइन ले लिए जाते हैं। ठीक, और क्या होगा, और उसका जो सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है उसको वो पुलिस डायरी में नोट कर लेता है। जो मेन इंफॉर्मेशन होती है उसको वो क्या करता है, पुलिस डायरी में नोट कर लेता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हो। ठीक है, जैसे हम लोग जनरल डायरी बोलते हैं, डायरी में नोट कर लेता, पुलिस डायरी नहीं, जनरल डायरी। ठीक है, जीडी बोलते हैं कि जीडी पे चढ़ गया। ठीक है, बोलते हैं कि एफआईआर जीडी पे चढ़ गई, एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, जीडी पे चढ़ गई, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, चलो इसमें एक चीज और है, प्रोविजो और दिया हुआ है सेक्शन 154 में। क्या प्रोविजो है कि अगर इंफॉर्मेशन किसी वुमेन द्वारा दी जा रही है, ये सारा जब आप सब सेक्शन 154 का 1 पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें आप उसमें निकल के आएंगी। ठीक है, प्रोविजो ये बोलता है कि अगर इंफॉर्मेशन किसी वुमेन द्वारा दिया जा रहा है, दी जा रही है किसी वुमेन द्वारा जिसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। ठीक है, रेप से रिलेटेड 354, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसके अगेंस्ट में और वो इन्फॉर्मेशन वुमेन द्वारा दी जा रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, बाई वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा। किसके द्वारा, बाई वुमेन पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा दर्ज की जाएगी। चलिए ठीक, इसका सबसेक्शन 2 154 का 2 ये बोलता है कि एफआईआर जो दर्ज हो गई है, इसको हम एफआईआर अब कर देते हैं, इसकी कॉपी जो है, एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को, जिसने इंफॉर्मेशन दी है। अब क्या है 154 का 3, 154 का 3 ये बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर, जैसा कि हम लोग जानते हैं इतने सीधे पुलिस ऑफिसर थोड़े होते हैं कि आप वहां गए, जानकारी दी, उन्होंने तुरंत नोट कर लिया, बात खत्म। अगर वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप बताता है 154(3). ठीक, अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, देखो 3 तरीके से एफआईआर दर्ज हो सकती है, एक तो 3 तरीके से। सबसे पहला, हमने सबसे पहले जानकारी दी पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि साहब हमारी एफआईआर दर्ज कर लो, साहब ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 154 का 3 कि हमने क्या किया, एसपी साहब को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या एसएसपी उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई हो, अगर एसपी साहब हैं तो इनको बाई पोस्ट, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हम उन्हें राइटिंग में भेज देंगे और उस पर फिर ये एसपी साहब क्या करेंगे, या तो राइटिंग में जब इनके पास पहुंचेगी ये क्या करेंगे, ये या तो उस पर खुद एक्शन लेंगे, खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या डायरेक्ट कर देंगे सबऑर्डिनेट को कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करो, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, मतलब कि हमेशा जब भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है ना, चाहे पुलिस कोई भी दे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, चाहे कोर्ट दे रही हो, चाहे एसपी साहब दे रहे हो, जब भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, जैसे तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, पहला ऑप्शन ये हो गया डायरेक्ट एफआईआर कराई, दूसरा इन्होंने नहीं की तो एसपी साहब के पास गए, इन्होंने भी नहीं की तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है 156(3) में। 156(3) में क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट साहब जिनके पास 190 में पावर है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, 190 में जिन मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है, उनसे क्या है, उनसे हम डायरेक्शन ले आए कि डायरेक्ट, ये अगर डायरेक्ट कर दे टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक,
अगर ये डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर भी जैसे मजिस्ट्रेट साहब अगर 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लेके गए कि साहब मैं पुलिस ऑफिसर के पास गया, उसने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, मैंने एसपी साहब को मैंने बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट उनको भेजा, उसकी मैं कॉपी भी आपको एक दे रहा हूँ, उसकी एक कॉपी भी लगा रहा हूँ, इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, मेरी रजिस्टर्ड पोस्ट को डस्टबिन में फेंक दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब तो मजिस्ट्रेट साहब मैं आपके पास आया हूं, आप इस पे डायरेक्शन दे दें कि इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन हो। तो अगर मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन देंगे 190 में, तो इसका मतलब यही होगा कि पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, मान लो एक ये भी मान लो कि अगर हम इनके पास गए, इन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया, इन्होंने भी मना कर दिया, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास होता है इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर ये हमारा रिजेक्ट कर देते हैं तो चौथा ऑप्शन होता है कि इनके ऑर्डर के अगेंस्ट हम सेशन जज के पास रिवीजन डाल सकते हैं, सेशन जज के पास इन्हीं के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, चलो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एफआईआर दर्ज कराने के। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे 154 में एफआईआर होती है, एफआईआर के एजेंशियल्स क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा एक इसमें प्रोविजो है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, वुमेन द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो पुलिस ऑफिसर द्वारा नोट होगी। फिर हम लोग देखा कि अगर एफआईआर इसमें दर्ज नहीं हो, सब सेक्शन 2 देखा कि इसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अगर 1 में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दूसरा हमारे पास ऑप्शन 154(3) में है कि हम एसपी को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट राइटिंग में भेजेंगे, तो वो या तो इन्वेस्टिगेशन करेगा या सबऑर्डिनेट को बोल देगा कि इन्वेस्टिगेशन करो। ये भी नहीं करते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास 156(3) है, जो ये बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। ऐसे हम एफआईआर करा सकते हैं। अब सेक्शन 154 मान लो, इसको हम सेक्शन ये मान लेते हैं कि एफआईआर हो गई। ठीक है, 155 तो एनसीआर वाला था। ठीक है, एनसीआर अगर इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट से है, ठीक है, तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो एनसीआर नोट करके डायरेक्ट कर देगा कि जब मजिस्ट्रेट साहब से पहले ऑर्डर लेके आओ तब हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। कहने का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, जब तक उसे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मिलता है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता है। ठीक, हम लोग देख रहे हैं अभी चैप्टर 12 पे इस समय है हम लोग, जो कि चलता है 154 से लेके 176 तक। ठीक है, एक्चुअली में ये 173 तक ही इंफॉर्मेशन मतलब एफआईआर यहाँ पर 173 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और जो सेक्शन 174, 175 और 176 है, ये तीनों तब काम आते हैं जब किसी की डेथ हो। ठीक है, डेथ के टाइम पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, और प्रैक्टिस में उसे हम बोलते हैं क्या, पंचनामा। अगर किसी की डेथ होती है तो एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, पंचनामा। वो ये बताता है 174 से 176 तक कैसे पंचनामा कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये इसमें दिया हुआ है, कौन कौन से केसेस में पंचनामा बनाना होगा। तो इसको अभी साइड में कर देते हैं, हम लोग को पहुंचना है यहाँ तक 173 तक। ठीक है, कि कैसे पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, क्योंकि एक्शन हमेशा पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाता है। ठीक है, एफआईआर पे कोर्ट एक्शन नहीं लेती, अभी हम लोग ये बात आगे समझेंगे। ठीक, तो 154 में एफआईआर हो गई, 154 के 3 सबसेक्शन थे, 155 में एनसीआर की बात है, तो इसको हम लोग अभी टच नहीं करते हैं। बस इसमें इतना जान लेते हैं कि 155 में एनसीआर की बात है, और एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक, 156 में क्या है, 156 में दिया हुआ है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। 156 का 3 अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस। मजा आ जाएगा आपको, बस ध्यान, बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ठीक है, 156(3) में क्या है, पावर दी है पुलिस ऑफिसर की कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस को। 156 का 1 कहता है कि इन्वेस्टिगेट कर सकता है इवन विदाउट द, इवन क्या मतलब विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके पास विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। ठीक है, इसके पास, पुलिस ऑफिसर के पास, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट द केस। पुलिस ऑफिसर जैसे ही पुलिस ऑफिसर को जानकारी मिली, कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर था, उसे जानकारी मिली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक, वो तुरंत जाएगा, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसे जानकारी मिली तुरंत जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देगा। ठीक है, एफआईआर नोट करेगा, इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देगा। यही ये बोल रहा है 156 का 1, किसी की भी जरूरत नहीं है।
दो ये बोलता है कि सिर्फ इसी ग्राउंड पे इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा पूरी इन्वेस्टिगेशन को कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था या ऐसा कुछ होता है। तो तीन तो हम लोग ने अभी अभी पढ़ा 156 का 3, अगर अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है 154(1) में, 154 के 3 में, तो 156 का 3 ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस। यहां पर इन्वेस्टिगेट द केस का मतलब है सीधा सीधा एफआईआर नोट करना। ठीक है, ठीक। कौन सा मजिस्ट्रेट? जिसके पास 190 में पावर है। अभी 190 भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 156 3 हो गया। 157 बताता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही 156 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया हुआ है? 157 में। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द केस कहाँ दिया हुआ है? 156 में। 157 को हम लोग एक चीज से और जानते हैं, प्री में खूब पूछा जाता है, ऑकरेंस रिपोर्ट। ऑकरेंस रिपोर्ट, ऑकरेंस एज सच ये ऑकरेंस टर्म इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन प्री में पूछा जाता है कि ऑकरेंस रिपोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब ऑकरेंस रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करनी होती है पुलिस ऑफिसर को, किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। क्या होता है, जैसे ही कोई ऑफेंस होता है, जैसे ही उसकी जानकारी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, या तो कोई देता है या उसे खुद मिल जाए, तो क्या होगा, तुरंत ही वो क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट करेगा किसको? टू मजिस्ट्रेट को, कि साहब ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। कौन से मजिस्ट्रेट को? जो उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉन्ग्निजेंस ले सकता है, उस मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने के बाद सीधे स्पॉट पे जाएंगे। स्पॉट पे क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर वहां कोई एविडेंस मिलता है तो वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर वहां पे कोई सस्पेक्टेड पर्सन मिलता है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, ये सब चीजें दी हुई हैं 157 में। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिली, या किसी ने दी या आपको खुद कहीं से मिली, तुरंत ही आपको क्या करना है, उसकी रिपोर्ट देना है मजिस्ट्रेट साहब को। कौन से मजिस्ट्रेट साहब को? जो मजिस्ट्रेट साहब एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो वाले मजिस्ट्रेट साहब। ठीक, अब क्या हुआ, उसके बाद रिपोर्ट देने के बाद उसी रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं ऑकरेंस रिपोर्ट। रिपोर्ट देने के बाद सीधे स्पॉट पे जाएगा। स्पॉट पे जाने के बाद वहां पर कोई एविडेंस है तो उसको कलेक्ट करेगा। एविडेंस करने के बाद अगर कोई वहां पर सस्पेक्टेड पर्सन है उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पर करते हैं। ठीक, 157। 158 क्या बोलता है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी। वो रिपोर्ट जो है ऑकरेंस रिपोर्ट सबमिट कैसे होगी। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, ये रिपोर्ट सबमिटेड कैसे होगी। ये रिपोर्ट सबमिट होगी बाय सुपीरियर ऑफिसर। जो सुपीरियर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया होगा, या जो भी कोई बता रखा होगा कि मजिस्ट्रेट साहब को ये सुपीरियर ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो जो आईओ होगा वो सुपीरियर ऑफिसर देगा, सुपीरियर ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब को पहुंचाएंगे। सुपीरियर ऑफिसर दो काम करेगा, या तो कोई डायरेक्शन दे सकता है उसको, जो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें ये चीजें और अभी ऐड कर लो, या ये इन्वेस्टिगेशन और कर लो, या सीधे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसे लगता है कि कोई डायरेक्शन नहीं देनी है तो सीधे मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर देगा। मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या ऑप्शन होगा, जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास उस रिपोर्ट के बेसिस पे तीन ऑप्शन होंगे। क्या? या तो एक्सेप्ट द रिपोर्ट, दूसरा या तो इस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय सबऑर्डिनेट, या डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये काम इस पे ये कर सकते हैं। ठीक, 159। अब क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चल रहा है। हमें क्या क्या अभी हमने देखा कि एफआईआर हो गई 154 में। क्या देखा? 154 में एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद क्या किया? प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखा। पहले बात तो पावर 156, उसके बाद 157 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें उसने क्या क्या किया हम लोगों ने देखा। अब क्या है, अब वो क्या कर रहा है, बुला रहा है किसको? 160 में पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, क्या है हेडिंग,
पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, क्या कर रहा है, विटनेसेस को बुला रहा है। ठीक है, ये सेक्शन 160 कुछ नहीं, ये पुलिस ऑफिसर को पावर दे रहा है। 160 क्या दे रहा है, पुलिस ऑफिसर को पावर दे रहा है कि भाई कोई भी ऐसा आदमी है जो उस केस के बारे में जानता है, ठीक है, उस केस से रिलेटेड उसके पास जानकारी है, तो आपके पास ये पावर है, आप उसको जो है ऑर्डर देके बुला सकते हैं कोतवाली में। ठीक है, बस ये पावर कौन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, 160, कि कोई भी आदमी को वो बुला सकते हैं, एनी पर्सन हु हैज एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एक्वेंटेड जिससे कोई भी एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक, समझे कि नहीं। तो उसमें किसको नहीं बुला सकता है, इसमें ये भी दिया हुआ है किसको नहीं बुला सकता है, अगर कोई भी बच्चा है, चाइल्ड है, बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल से छोटा है। ठीक है, कोई आदमी है जो कि 65 साल से बड़ा है, या कोई वुमेन है, या कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, इनको वो वहां नहीं बुलाएगा। मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, इनको वो नहीं बुलाएगा। इनके लिए जहां पर ये लोग रहते हैं वहीं पर जाके बयान दर्ज करना। अरे भाई बुला क्यों रहे हैं 160 में, 160 में कोतवाली में इसीलिए बुला रहे हैं कि भाई उनके बयान दर्ज करने हैं, 161 में जो बयान दर्ज होते हैं वो हमें दर्ज करने हैं। तो किसी को भी हम कोतवाली में बुला सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं राइटिंग में कि भैया आ जाओ, ठीक है, ज़रा तुमसे पूछताछ करनी है, तो ठीक है 160 पावर दे रहा है। लेकिन किसको नहीं बुला सकते, कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसकी एज 15 साल से कम है, या कोई भी ऐसा आदमी जिसकी एज 65 साल से ज़्यादा है, या कोई वुमेन है, या मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, इनके केस में क्या होगा, जहां पे ये रहते हैं वहां जाके आप उनसे उनके बयान दर्ज करो। 160 का सबसेक्शन 2, ये तो सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर्स को जब भी किसी को बुलाएंगे कोतवाली तो उसका जो आने जाने का खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कभी मांग मत लीजिएगा, ठीक है, पुलिस वालों से पैसा, कि बोलिएगा कि सर 160 के 2 में दिया हुआ है कि मैं जिस केस के लिए आपने मुझे बुलाया है उसमें जो भी कोई आने जाने खर्चा हो रहा है वो हमें दिया जाए। ठीक है, मांगिएगा मत। पुलिस ऑफिसर को कहेंगे हम पैसा लेते हैं कि हम तुम्हें देंगे। चलिए, बात समझ में आई। यहां तक क्या हुआ, 160 में जब उसको बुला लिया तो 161 ये बोलता है कि आप उसके बयान दर्ज कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, 161 के बयान खूब सुना होगा आपने, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, एकदम स्मूथली सब समझ में आ जाएगा, बस कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस में क्या है कि भाई उससे ओरली एग्जामिन करेंगे, पूछेंगे क्या क्या उसे जानकारी है, और कुछ नहीं, 161 जैसा जैसा वो बोलेगा उसे, अगर राइटिंग में लिखने का मन होगा तो राइटिंग में लिख लेंगे, लेकिन राइटिंग में जब भी उसे लिखेंगे तो सेपरेट एंड ट्रू वो होगा। ठीक है, सेपरेटली अगर 4 लोगों से पूछा है तो 4 लोगों ने जो जो बोला वो सेपरेटली और ट्रूली जैसा जैसा बोला वैसे वैसे आप राइटिंग में लिख लेना उसे। ठीक है, 161। 162 क्या बोलता है कि आप जो है उस पर साइन नहीं कराएंगे उसके। ठीक है, ध्यान रखना, उस पर साइन नहीं कराएंगे, नो साइन। ठीक, अगर राइटिंग में आपने लिखा भी तो 162 बोलता है कि उस पर साइन नहीं कराए जाएंगे। ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, और इसका एविडेंस में क्या यूज होगा, कोई यूज नहीं होगा एक्सेप्ट, क्या यूज होगा, एक्सेप्ट फॉर कंट्राडिक्शन, केवल कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कोई इस्तेमाल नहीं है इसका एविडेंस में। ठीक है, केवल कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगा अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसके कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगा और कोई नहीं होगा। सेक्शन 162-63 बोलता है पुलिस ऑफिसर को बोलना पड़ता है कि भाई ये सब पूछताछ करने के लिए इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, नो इंड्यूसमेंट, कोई इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे 161 के बयान दर्ज करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी टाइप का इंड्यूसमेंट इस्तेमाल नहीं करना है कि वो
सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट कर जाए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट था। इन्वेस्टिगेशन में हमने किसी, अगर कोई भी विटनेस है उसको 160 में उसको कोर्ट में, वो उसको थाने में बुलाने की पावर, 161 में उसके बयान दर्ज करने की, 161 में बयान दर्ज करते समय ये हमें 162 और 63 हमें ये बताता है साइन नहीं कराना है और इंड्यूसमेंट नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लो हमने किसी, कोई एक प्राइम विटनेस था, ठीक है, प्राइम विटनेस है, और जैसा कि अब हमें पता चल गया है कि पुलिस ऑफिसर के सामने 161 के बयान की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर है क्या है, 162 बोलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर अगर कोई प्राइम विटनेस है तो उसको क्या करना चाहिए, तो जैसे ही कोई भी विटनेस उसके सामने कोई स्टेटमेंट दे और उसे लगता है कि ये कोर्ट के लिए, हमें कोर्ट में बहुत रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है, या कोर्ट में ये जो है अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, तो वो क्या करेगा, तो वो वही स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने दर्ज कराएगा जाके। ठीक है, विटनेस को कहाँ लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाएगा कि साहब ये कुछ बयान देना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट साहब बयान उसके दर्ज कर लेंगे। जैसे 161 के बयान पुलिस ऑफिसर लेता है, ऐसे ही बयान मजिस्ट्रेट साहब भी नोट कर सकते हैं। वो बयान हम बोलते हैं 164 के बयान। ठीक है, सेक्शन 164 में दो बातें हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। दो चीजें रिकॉर्ड होती है इसमें, स्टेटमेंट और कन्फेशन, दो चीजें होती हैं। क्या क्या, स्टेटमेंट और कन्फेशन। अगर कोई आदमी विटनेस है, वो कोई अपना बयान देना चाहता है तो हम लोग उसे स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई विक्टिम है, ठीक है, मान लो रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसके कंपलसरी होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जाए 164 के, तो वो हम बयान बोलते हैं, एक स्टेटमेंट होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने किसी को स्पॉट अरेस्ट किया था 167 में, ठीक है, 167 में जब मैं स्पॉट पे गया तब मैंने देखा वहां पर कोई वो था, एक आदमी जो है जिसने मर्डर किया है, वो हाथ में चाकू लेके बैठा है वहीं पर। हमने उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस वाले के सामने वो बोल रहा हाँ हम ही ने मर्डर किया है। पुलिस वाले जानते हैं कि मेरे सामने कोई भी स्टेटमेंट होता है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो उन्होंने क्या है, क्या करेगा, अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देगा। मजिस्ट्रेट साहब से कहेगा साहब ये अपने जो है कन्फेस करना चाहता है कि इसी ने ऑफेंस किया है। फिर मजिस्ट्रेट साहब कैसे स्टेटमेंट दर्ज करेंगे, ये दिया हुआ है, कन्फेशन कैसे दर्ज करेंगे ये दिया हुआ है 164 में। ठीक है, तो 164 दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, या तो स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए या कन्फेशन दर्ज करने के लिए। स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, विक्टिम है वो अपना बयान दे रही है, कोई विटनेस है वो अपना बयान दे रहा है, वो सब चीजें स्टेटमेंट में आ जाएंगी। एक्यूज्ड है वो बोल रहा है मैंने ही ऑफेंस किया है, वो कन्फेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब रिकॉर्ड होंगी तो वो 164 में होंगी। कौन कर सकता है, दो मजिस्ट्रेट इसमें दिए हुए हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे इनके पास जुरिडिक्शन हो चाहे ना हो, वेदर हैविंग जुरिडिक्शन और नॉट, चाहे इनके पास जुरिडिक्शन हो चाहे ना हो। तो ये दर्ज कर सकते हैं। कब करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कन्फेशन कब होता है, ये मजिस्ट्रेट साहब बयान दर्ज कब, 164 के बयान कब दर्ज होते हैं, कौन सी स्टेज पे होते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम बिफोर, एट एनी टाइम बिफोर सॉरी कुछ सोचने लगा था, एट एनी टाइम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी या ट्रायल चालू होने से पहले किसी भी दौरान हो सकता है, और या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक, चलिए क्या है अब, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों के लिए है, चाहे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो चाहे कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन करेगा कब होगा। अगर हम कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाएगा, तो 164 का 2, 3 और 4 ये बताता है मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग सॉरी, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, कि जैसे ही कोई भी आदमी प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि साहब ये कन्फेस करना चाहता है,
मजिस्ट्रेट साहब को उसे एक्सप्लेन करना होगा क्या कि आप बाउंड नहीं हैं। क्या जो भी कोई कन्फेस करने आ रहा है उसे मजिस्ट्रेट साहब पहले एक्सप्लेन करेंगे, यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस। ठीक है, अगर आप फिर भी कन्फेस करते हो तो वो चीज एज ए एविडेंस इस्तेमाल होगी अगेंस्ट यू। ठीक है, आप ही के अगेंस्ट एज ए एविडेंस इस्तेमाल होगी। और क्या जो तुम कन्फेस कर रहे हो वो वॉलेंटरली है कि नहीं, ये मजिस्ट्रेट साहब को खुद सेटिस्फाई भी होना पड़ेगा कि वो वॉलेंटरली कन्फेस कर रहा है कि नहीं, किसी के दबाव में तो कन्फेस नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है पुलिस वाले उसे मार तोड़ के लाए हो, रात भर कूटा हो, उसने कहा कौन मार खाए, चुपचाप कन्फेस कर लो यार अगले दिन। तो मजिस्ट्रेट साहब को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा खुद, क्या वो वॉलेंटरली कर रहा है। सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं, जैसे अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो हथकड़ी बांध के लाया गया तो मजिस्ट्रेट साहब को हथकड़ी खुलवानी है। मजिस्ट्रेट साहब को उसे समझाना है कि मैं न्यायाधीश हूँ, समझे कि नहीं, कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर कोई बात हो हमसे बोल लो, हम देख लेंगे, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब उसे समझाना पड़ेगा कि हाँ, जो सामने तुम्हारे बैठा है वो एक आदमी मतलब न्यायाधीश है और वो क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। अगर उसके कहीं चोट वोट आई हुई है तो मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कहाँ चोट आई, कैसे चोट आई। ठीक है, और अगर वो कुछ टाइम, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है उसे कुछ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए, तो उसे टाइम देंगे। ठीक है, कि भाई सोच ले आराम से, कन्फेशन करना है कि नहीं करना है। कन्फेशन करोगे, एक तो आप बाउंड नहीं हो। ठीक है, कन्फेशन करोगे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, फिर जान लो तुम। अगर वो मना कर देता है, इतना समझाने के बाद अगर वो मना कर देता है कि साहब हमें कन्फेस नहीं करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे, उसकी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। अगर वो कन्फेस करने से मना कर देता है कि मैं कन्फेस नहीं करना चाहता जज साहब, तो ये क्या करेंगे, उसकी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे, यू नो वेरी वेल। ठीक है, कि क्यों नहीं देंगे, कि भैया पुलिस कस्टडी दे दी तो खतरा है, समझे कि नहीं। चलो ठीक, उसके बाद कैसे इसके बयान दर्ज किए जाएंगे, जैसे 281 में दिया हुआ है उसी हिसाब से इनके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। ये था कन्फेशन का। ठीक है, कन्फेशन की एक आध चीज और ध्यान रखिएगा, ये कभी ओथ पे नहीं होता है। ठीक है, शपथ पत्र पे नहीं होता है। अब अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, सबसेक्शन 5 इसका ये बोलता है 164 का 5 कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो स्टेटमेंट जैसे जज साहब को ठीक लगे, जैसे बेस्ट फिटेड हो, जैसे इन्हें सही लगे वैसे ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये ओथ पे होता है। ठीक है, ऑन ओथ, स्टेटमेंट हमेशा ओथ पे होता है। ठीक, उसके अलावा 5A है कि अगर कोई रेप से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है तो वो उसके भी बयान दर्ज करेंगे जज साहब। बस ये होता है, एक स्टेप है। अगर 164 की जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल किया ही जाए। हाँ, रेप एप के केसेस में 164 के बयान वुमेन के जरूर दर्ज होते हैं। ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन दौरान कभी पुलिस ऑफिसर लगता है कि ये विटनेस काम का है, इसके बयान दर्ज करा दो 164 के, तो वो बयान दर्ज करा लेगा 164 के। ठीक, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लगता है ज़्यादा लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं, हमें भी क्या है। अब क्या है, उसी इन्वेस्टिगेशन दौरान अगर सर्च की जरूरत पड़ती है तो 165 पावर देता है कि तुम सर्च भी कर सकते हो। 166 बोलता है कि दूसरे जुरिडिक्शन में अगर सर्च करना है तो दूसरे पुलिस ऑफिसर से भी बोल सकते हो, या दूसरा पुलिस ऑफिसर आपसे भी बोल सकता है। 166A ये बोलता है कि अगर आउटसाइड इंडिया भी अगर सर्च करना है तो उसके लिए आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकते हो, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, 166 भी बोलता है कि अगर बाहर से अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। कहने का मतलब ये सर्च वाली जो चीजें हैं वो 165 से लेके 166B तक हैं। कमेंट करके बताइएगा 166A IPC में क्या दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए, तो ये सर्च की पावर देता है। उसके बाद में अब क्या हुआ, अभी तक हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने प्रोसीजर देखा। ठीक है, 157 प्रोसीजर में हमने अरेस्ट भी किया, स्पॉट पे भी गए, ऑकरेंस रिपोर्ट भी सबमिट की, सब चीजें किया। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर हमने 160 में विटनेसेस को बुलाया, 161 के बयान दर्ज किए, 165 में सर्च भी किया, जरूरत पड़ी 164 के भी बयान दर्ज करा दिए। ये सब चीजें हमने इन्वेस्टिगेशन में की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद
अगर इन्वेस्टिगेशन ये सब चीजें करने में दो चीजें होंगी, क्या? दो चीजें, ये सब चीजें करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये सारी चीजें 24 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन, कोई बात नहीं, अगले पन्ने से लिखते हैं, इस पे हो नहीं पाएगा। क्या है? इन्वेस्टिगेशन पूरी जो कर रहे थे हम लोग, ये सब चीजें जो सर्च चर्च, सबको अरेस्ट फरेस्ट सब जो किया है, बयान दर्ज कराए, इनकी दो चीजें होंगी। क्या? या तो ये इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, ठीक। ये कहा इन्वेस्टिगेशन, भाई साहब ये सब चीजें जो कर रहे हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन मिली, एफआईआर दर्ज किया, स्पॉट पे गए, अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जो विटनेसेस थे उनको सम्मन, उसको जो है कोर्ट वहां पर बुलाया, थाने में बुलाया, उनके बयान दर्ज किए, कोई इंपॉर्टेंट लगा उसके 164 के बयान दर्ज कराए। ये सब चीजें या तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर नहीं हो पाई तो, अगर हो पाई तो व्हेन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है तो क्या करना है? तो भी दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें? कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकला, इन्वेस्टिगेशन के बाद निकला कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ, नॉट सफिशिएंट एविडेंस, कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो क्या करना है? तो बताता है एक सेक्शन है 169, ठीक है, सेक्शन 169 काम करेगा। अगर सफिशिएंट एविडेंस निकल आए, इन्वेस्टिगेशन इतनी की हमें पर्याप्त जो साक्ष्य है वो मिल भी गए, सफिशिएंट एविडेंस मैंने कलेक्ट कर लिए, तो क्या करना है? तो बताता है 170 आपको क्या करना है। अगर 24 घंटे में ये सब चीजें हो ही नहीं पाई, अगर इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, तो क्या करना है? तो बताता है सेक्शन 167। 167 ये बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी ये सब सारे काम 24 घंटे में ना हो पाए और आपने किसी को अरेस्ट भी कर रखा है, तो आपको क्या करना है? हमें पता है सेक्शन 56 ऑफ द सीआरपीसी ये बोलता, 57 सॉरी 57 ऑफ द सीआरपीसी ये बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन किसी को भी आप 24 घंटे ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 57 क्या बोलता है सीआरपीसी का? बताइए भाई। यही बोलता है कि आप किसी को भी 24 घंटे ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। आप स्पॉट पे गए, एक को अरेस्ट कर लिया, दो को अरेस्ट कर लिया, चार कितने को भी अरेस्ट कर लिया, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपकी, इन्वेस्टिगेशन यही सारे काम आप सब कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है? अगर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हमारे पास एक सेक्शन है 167 जो बताता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये बता रहा है 167। 167 ये बोलता है, प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीट इन 24 आवर्स। अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी 24 घंटे में नहीं हो पा रही तो क्या करना है? तो 167 बोलता है कि हम बता रहे हैं क्या करना है, कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर रखा है, किसी को अरेस्ट एंड डिटेन कर रखा है, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट वो है, ठीक है, सफिशिएंट वो है कि भाई हाँ इसने ऑफेंस किया जा सकता है, इसने ऑफेंस किया होगा या इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है? तो कोई भी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, कोई भी ऐसा आईओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई वो क्या कर सकता है? प्रोड्यूस जो अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करेगा, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करेगा कहाँ? बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल, बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रोड्यूस कर देगा। और मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब जब भी प्रोड्यूस करेगा ना तो साथ में जो डायरी आयरी होगी, जो भी अभी तक तुमने
एविडेंस कलेक्ट किए हैं जिसके ग्राउंड पे तुम कह रहे हो कि साफ सफिशिएंट जो है सफिशिएंट एविडेंस है कि हाँ कि इसने ऑफेंस किया होगा, ठीक है, तो जो है मतलब अभी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सफिशिएंट एविडेंस आप शो करोगे, सफिशिएंट एविडेंस अगर होते एकदम पूरे तो हम यहाँ नहीं पेश करते 170 में, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई है, लेकिन जितनी हो पाई है उतनी हम आपके सामने सबमिट कर रहे हैं कि देखो इतनी हो गई है और थोड़ा और टाइम मुझे चाहिए। तो जितना भी टाइम चाहिए तो क्या करेंगे हम, बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज अरेस्टेड पर्सन को पेश कर देंगे। अब ये मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब कितनी 15 डेज की, अप टू 15 डेज की उसकी कस्टडी दे सकते हैं। कितना, 15 डेज की कस्टडी दे सकते हैं। कस्टडी कौन सी, कोई सी भी। अगर उसने पुलिस कस्टडी मांगा होगा तो पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस वालों को सौंप दिया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब 15 डेज की उसे अप टू 15 डेज की कस्टडी दे सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर ने पुलिस कस्टडी मांगा, पुलिस कस्टडी बनना जुडिशियल कस्टडी, ठीक। इसके बाद में इसका प्रोविजो 167 का प्रोविजो ये कहता है कि इसके बाद भी फर्दर टाइम और बढ़ सकता है, ठीक है, इसके बाद भी फर्दर टाइम और बढ़ सकता है, फर्दर कस्टडी और दे सकते हैं, लेकिन वो कस्टडी हमेशा जुडिशियल कस्टडी होगा, ठीक है। फर्दर कस्टडी बढ़ा सकते हैं, फर्दर जुडिशियल कस्टडी लिख के दे रहा हूं, ठीक है, फर्दर और बढ़ा सकते हैं जुडिशियल कस्टडी उसकी 15 दिन के बाद। कितनी अगर उसने जिस ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या 10 साल से ज्यादा हो सकती है, तो कितनी 90 डेज 90 दिन की और कस्टडी दे सकते हैं। अगर 10 साल से कम है अदरवाइज ये वाले ऑफेंस छोड़ के किसी और की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो 60 डेज, ये इतना टाइम दे सकते हैं। ये टाइम किसका है, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम दिया जा रहा है। पहले 15 डेज की कस्टडी दी, कस्टडी हम कोई सी भी मांग सकते हैं, जुडिशियल या पुलिस कस्टडी। 15 डेज के बाद में बाकी ये जो कस्टडी होगी 90 डेज 60 डेज, जैसा ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, जैसे उसके ऊपर मतलब है कि इसने मर्डर किया है कि क्या किया है, उसी हिसाब से 60 और 90 डेज रहेगी। ये जो 60-90 डेज होगी ये हमेशा जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, ठीक है। ये टाइम किस लिए दिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का सीधा सीधा मतलब है कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, कि आप रिपोर्ट सबमिट करो, पुलिस रिपोर्ट जो 173 में सबमिट होती है उसको सबमिट करने के लिए टाइम दे रहे हैं। अगर इतने दिन में अगर ये सबमिट पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाते हैं तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास एक राइट आ जाता है डिफॉल्ट बेल का। डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है अगर ये प्रिस्क्राइब टाइम में अगर वो पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने का मतलब, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का मतलब कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट या चार्जशीट, चालान, क्लोजर रिपोर्ट, कुछ भी 173 की पुलिस रिपोर्ट सबमिट करो। 173 की पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, हमने मान लिया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। नहीं की इतने दिन में तो उसके पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा और उसे पुलिस ये जो होगी कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर देगी अरेस्टेड पर्सन को। चलिए एक चीज आपको ये समझ में आई, इसमें एक सेक्शन और ध्यान रखना, 2A क्या बोलता है कि अगर किसी भी बस अगर ये है कि किसी भी कारणवश अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन की कस्टडी दे सकते हैं, 7 डेज, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिन की स्टार्टिंग में दे रहा था, कमेंट करके बताओ, 15 डेज, अब 7 डेज की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसमें भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई सी भी कस्टडी दे सकता है, चाहे पुलिस कस्टडी चाहे जुडिशियल कस्टडी, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आई। ये हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अगर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीट इन 24 आवर्स, तो ये था अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए मेरे पास 2 सेक्शन है, 169 170। 169 क्या बोलता है, अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले तो रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल, रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल। तो भाई साहब चुपचाप उसे बेल देके छोड़ दो, ठीक है। पुलिस ऑफिसर ही छोड़े दे रहा है, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं करना है। 169 क्या बोल रहा है, अगर
आपने इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको क्या सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले तो क्या करना है, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके क्या करोगे, मजिस्ट्रेट साहब खुद डांटेंगे तुम्हें, क्यों ले आए इसे जब एविडेंस नहीं है। तो क्या करना है, तो उसे बेल पे छोड़ दो, और बेल पे छोड़ दो, फिर अपना जो है चार्जशीट सबमिट करते रहना, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते रहना, जो भी कुछ रहे। अगर सफिशिएंट एविडेंस है, 170 बोलता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद सफिशिएंट एविडेंस मिल गए, सफिशिएंट एविडेंस के बाद 170 में मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसे प्रोड्यूस कर दो। ठीक, मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करोगे, साथ में चार्जशीट भी लगा देना 173 में जो सबमिट होती है, 173 के 2 में। ठीक है, चार्जशीट भी मतलब पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट करना साथ में। ठीक, तो ये बोलता है 170, 168 कुछ नहीं था, 168 ये था कि कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी। ठीक है, रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी वो आपको पता है, सुपीरियर ऑफिसर द्वारा सबमिट होती है। ठीक, तो ये 169 अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो उसे बेल पे छोड़ दो, 170 एविडेंस सफिशिएंट है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करो और साथ में पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट कर दो। ठीक, चलो, तो सारे सेक्शन हम लोग देख लिए, 170 170 तक देख लिए। 171 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि यही है कि जो विटनेसेस होंगे या जो कंप्लेनेंट होगा उन्हें पुलिस वाले घेर घेर के नहीं घूमेंगे। ठीक है, वो खुला रहेंगे अपने। ठीक, 172 बोलता है पुलिस डायरी। क्या बोलता है, पुलिस डायरी बोल लो, केस डायरी बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, केस डायरी भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक डायरी होती है जो पुलिस वालों को मेंटेन करके रखनी होती है, जिसमें वो डे टू डे इन्वेस्टिगेशन सब कुछ नोट करते हैं, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने क्या किया। ठीक है, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन, कब उनके पास इंफॉर्मेशन आई, कब वो स्पॉट पे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उन्होंने कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया, 161 के बयान दर्ज किए तो वो भी इसमें नोट होगा। डायरी जो होगी वो वॉल्यूम में होगी, ड्यूली पैजिनेटेड होगी। बस ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। इसकी क्या वैल्यू है, ये एज एविडेंस इस्तेमाल नहीं होता है, ये डायरी नॉट यूज एज एविडेंस, नॉट यूज एज एविडेंस, एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। केवल क्या है, पुलिस ऑफिसर जो है इसे फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है जब भी उस केस के लिए उसे बुलाया जाए, जैसे सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और 172 में पुलिस डायरी का कोई लेना देना नहीं है। चलो, 173 क्या बोलता है, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। क्या है हेडिंग, पुलिस रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। क्या है हेडिंग, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, सो ही पुलिस ऑफिसर साहब को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, कितने दिन में, देखो हम लोगों ने 164 167 में पढ़ा 60 और 90 डेज। ये 60 और 90 डेज कोई ये नहीं है कि कितने दिन में उन्हें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी ही करनी है। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर तुमने सबमिट नहीं की इतने दिनों में तो हम एक्यूज को बेल ग्रांट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है भाई साहब पुलिस रिपोर्ट कभी कभार 2-2 साल लग जाते हैं, सबमिट नहीं करती पुलिस। ठीक है, ये 60-90 डेज तो बहुत कम चीज है, 6 महीने, साल भर, 2 साल सबमिट ही नहीं कर रहे साहब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई इनके पास लिमिटेशन भी नहीं है कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे 173 का 1 बोलता है इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। क्या इस्तेमाल किया गया है टर्म, विदाउट अननेसेसरी डिले, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। लेकिन कोई टाइम तो दिया नहीं है आपने कि इतने दिन में हो ही जानी चाहिए, तो विदाउट अननेसेसरी डिले तो ठीक है, हम कर देंगे। एक 1A और है, 1A ये बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू किसी रेप केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो 2 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, रेप केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ में, ट्रायल 2 मंथ में, सेक्शन 309, और अगर इसकी अपील जाती है तो अपील 6 मंथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अपील जाती है तो अपील सेक्शन 374 और सेक्शन 377 ये बोलता है कि अगर कोई रेप की कोई है, रेप से रिलेटेड कोई केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में, ट्रायल 2 महीने में, अगर अपील कोई जाती है तो 6 महीने में डिसाइड हो जानी चाहिए।
ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है इसको लेके। लेकिन बाकी सारे ऑफेंसेस, मर्डर है मान लो, उसकी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, कोई टाइम पीरियड नहीं है, विदाउट अननेसेसरी डिले। चलो ठीक है, ये हो गई रिपोर्ट सबमिट। रिपोर्ट सबमिट कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, रिपोर्ट सबमिट होती है किसको, मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। जो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने की पावर है उनको रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ठीक है, किसके पास पावर है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 का सेक्शन 190। एक मिनट, क्या था, 173 की रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी, किसके पास होगी, उन मजिस्ट्रेट साहब के पास जो एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जिनके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की। ये कहाँ दिया हुआ है, इसके लिए हमें आना पड़ेगा सेक्शन 190 में, चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 ये बताता है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 190, जो ये बताता है मजिस्ट्रेट साहब कौन कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक, सॉरी, कौन से मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं, सेक्शन 190 चैप्टर 14। 12 तो यहां पर कंप्लीट हो गया हमारा। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में ये कंप्लीट तो 173 पे ही हो जाता है जाके। कुछ सेक्शन जो 3 रह जाते हैं, 174, 75, 76, ये केवल उसमें इस्तेमाल होते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है। डेथ के केसेस में कौन कौन सी डेथ में इस्तेमाल होते हैं, आप अगर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो गया, बेल हो गया, अपील हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से आपको सिंगल वीडियो में 1-2 घंटे की वीडियो में बड़े बड़े टॉपिक निपटाया करेंगे। ठीक है, जो आप कमेंट कर देंगे उस टॉपिक पे भी, वरना मैंने तो सोच रखा है जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, बेल है, अपील है, ठीक है, चार्जेस हैं, ऐसे जो टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो 173 की रिपोर्ट सबमिट हो गई। रिपोर्ट किसको हुई, उन मजिस्ट्रेट साहब को जो एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। वो मजिस्ट्रेट साहब कहाँ मिलेंगे हमें, 190 में मिलेंगे। कौन से मजिस्ट्रेट साहब है ये जेएम फर्स्ट क्लास है और जेएम सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय सीजेएम। जेएम सेकंड क्लास भी अगर इन्हें सीजेएम साहब पावर दे दे तो। बहरहाल ये हम लोग का काम नहीं है अभी, ये हम लोग को ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन कर रहा है, लेकिन ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया। 190 में कौन से मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, 190 में जेएम फर्स्ट क्लास या जेएम सेकंड क्लास। कैसे तरीके से लेते हैं, इसमें 3 तरीके हैं, इसको साइड में लिख देता हूं। थक तो नहीं गए आप, जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय सीजीएम। ठीक है, ठीक, चलो 190 जब आप पढ़ेंगे ना, 190 में 3 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कि किन किन चीजों पे कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस लेंगे, ए, बी और सी। ठीक है, 3 चीजें दी हुई हैं। एक में ए, जब कोई कंप्लेंट करे मजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है, जब कोई भी आदमी कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट क्या होती है, ये सेक्शन 2D में दिया हुआ है कि कंप्लेंट राइटिंग में हो सकती है, ओरली हो सकती है, किसी के भी द्वारा हो सकती है, किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है, वेदर नोन और अननोन। किस लिए, कि मजिस्ट्रेट साहब उस पर कोई एक्शन लें। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास अगर कोई कंप्लेंट करता है तो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं। कंप्लेंट में हम लोग ने अभी देखा था कि अगर कोई कंप्लेंट 190A में मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट करता है, मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि अगर मजिस्ट्रेट साहब का 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कंप्लेंट को सीधे डायरेक्शन दे दें 156(3) की कि जाओ भैया एफआईआर नोट करवाओ जाके, और एफआईआर नोट कराएंगे तो बात यहीं पर घूम के आएगी। जैसे ही डायरेक्शन देंगे तो वो 156(3) की डायरेक्शन हो जाएगी, और 156(3) की डायरेक्शन के बाद ये इन्वेस्टिगेशन करना चालू करेगा। इन्वेस्टिगेशन करना चालू करेगा तो वही सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, पावर, प्रोसीजर, उसके बाद में 164 के बयान, 161 के बयान, उसके बाद में अगर वो है इन्वेस्टिगेशन, अगर जो है
24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाई तो क्या, ये सारी चीज़ें चल के और 173 तक बात घूम के आएगी और फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास यहीं पर आएगी 190 में। ठीक, 190 में आएगी पुलिस रिपोर्ट। ठीक, पुलिस रिपोर्ट हम लोग ने पीछे देखी, अभी क्या सबमिट हुई थी 173 में, 173 के 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई थी। इसी पुलिस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्निजेंस ले रहे हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अदर देन पुलिस ऑफिसर, इंफॉर्मेशन रिसीव कहीं और से इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ऑफिसर के अलावा कहीं और से इंफॉर्मेशन मिली, या एक्चुअली में इसमें दो, सी में दो चीजें हैं, कहते हैं हर कोई की 3 होती हैं लेकिन 4 हैं इसमें जिसपे मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्निजेंस लेते हैं। केवल मजिस्ट्रेट साहब के पास यही 190 बहुत बड़ी चीज है मजिस्ट्रेट के लिए। मजिस्ट्रेट साहब केवल इसी में ही कॉन्ग्निजेंस ले सकते हैं, या तो कोई उनके पास कंप्लेंट लेके आए साहब इस पे कोई एक्शन लो, या पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करे, या मजिस्ट्रेट साहब को कहीं और से इंफॉर्मेशन मिले, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कहीं और से इंफॉर्मेशन मिली, या अपॉन हिज ओन नॉलेज, या उन्हें खुद जानकारी मिली, ओन नॉलेज। ठीक, कि भैया सुबह सुबह टहलने निकले, मर्डर होते हुए देख लिया, ऑफेंस होते हुए देख लिया, तो अपॉन हिज ओन नॉलेज हो गई। इंफॉर्मेशन रिसीव, सुबह सुबह अखबार खोला, अखबार में देखा ऐसा ऐसा हुआ, तो उस पर जांच ले ली। ठीक है, उस पर मतलब कॉन्ग्निजेंस ले लिया। तो कॉन्ग्निजेंस कैसे ले सकते हैं, संज्ञान, संज्ञान कैसे ले सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, कोई कंप्लेंट करने आया या पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करे 173(2) में, या कहीं से इंफॉर्मेशन मिले, या अपॉन हिज ओन नॉलेज। ठीक है, एक्चुअली में सी में दो चीजें हो गई, तो सी को अगर आप एक साथ लिख ले तो एक साथ लिख दें, अलग अलग करके लिख दें तो अलग अलग, एग्जामिनर को दोनों ही समझ में आ जाएगा और मुझे अंदाजा है आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो ठीक है। अब क्या होता है, कंप्लेंट वाला हम लोग देख ही चुके हैं। कंप्लेंट में क्या करते हैं, कंप्लेंट में ये चैप्टर 15 में आ जाते हैं। चैप्टर 15 में क्या है, चैप्टर 15 में क्या है, चैप्टर 15 में 3 सेक्शन है, 200 से 203 4 सेक्शन है। ठीक, 200 से, बहुत खराब लग रहा रेड यार, 200 से 203 क्या है, सबसे पहले 200 में एग्जामिनेशन करेंगे, 201 में अगर मजिस्ट्रेट साहब कंपिटेंट नहीं है तो किसी और के पास ट्रांसफर कर देंगे, 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस कर देंगे, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस। पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस क्या है कि भाई जो इशू ऑफ प्रोसेस होना है, इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, इशू ऑफ प्रोसेस होता है जो सेक्शन 204 में दिया हुआ है, इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 में दिया हुआ है। कुछ नहीं होता है, ये इतना होता है कि जब भी इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं तो सम्मन केस होगा तो एक्यूज को सम्मन इशू कर देंगे, वारंट केस होगा तो एक्यूज को वारंट इशू कर देंगे, वारंट या सम्मन दोनों ही इशू कर सकते हैं। ठीक, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी हम सम्मन एक्यूज को सम्मन या वारंट इशू नहीं कर रहे हैं, अभी उसको पोस्टपोन करके जरा हम देख तो ले जो इसने कंप्लेंट की है इस पर कुछ ठोस चीज है कि नहीं है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं 202 में, या इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी दोनों करा सकते हैं। क्योंकि जब पुलिस रिपोर्ट के थ्रू जब कोई केस आता है तो बहुत इन्वेस्टिगेशन करके आता है, उसके बाद यहाँ पर होता है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू कोई केस आया, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू अगर हम कॉन्ग्निजेंस ले रहे हैं तो इस पे कॉन्ग्निजेंस लेने के बाद हम इशू ऑफ प्रोसेस डायरेक्ट जा सकते हैं 204 पे। ठीक है, 204 पे डायरेक्ट इशू ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं, एक्यूज अरेस्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने, मेरे पास पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई एज ए मजिस्ट्रेट, मेरे पास पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, हमने 204 में सीधे उसके नाम पे वारंट इशू कर दिया। ठीक, लेकिन अगर कंप्लेंट के थ्रू आएगा तो कंप्लेंट के थ्रू में भाई पहले देख तो लो जज साहब की सफिशिएंट एविडेंस है कि ऐसे ही उसके खिलाफ आप वारंट या सम्मन इशू किए दे रहे हो, तो जज साहब पहले विटनेसेस, जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस होगा उसका 200 में एग्जामिनेशन करेंगे, 202 में अगर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन भी करा लेंगे, इंक्वायरी भी करा लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो वही पुलिस ऑफिसर से बोल देंगे कि इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन ध्यान रखना जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इन्वेस्टिगेशन के जब भी ऑर्डर होते हैं तो एफआईआर करना जरूरी होता है। यहाँ पर एफआईआर करना जरूरी नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लेंट के थ्रू जज साहब ले रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन जो है केवल जज साहब की मदद करने के लिए है, यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। ठीक, ये बात हो गई इसकी। अगर इनमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद इन्हें लगा कि सफिशिएंट एविडेंस, मतलब सफिशिएंट चीज सामने निकल के नहीं आई है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है,
इस पे कंप्लेंट पे आगे हमें ट्रायल की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्या करना है, तो 203 में डिसमिस कर देना है, कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर बात खत्म हो जाएगी। अगर डिसमिस नहीं किया 203 में तो 204 में इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे, मतलब सम्मन या वारंट इशू करेंगे। अब आ जाओ पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे अगर कॉन्जेंस लेते हैं 190 का, समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। 190 का 1B ये बोलता है जब मजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिपोर्ट पे कॉन्जेंस लें। एक केस आया था, केस का नाम था HS बेन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। एक केस आया था HS बेन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बोला गया था कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई पुलिस ऑफिसर 173 के 2 में जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं कि पुलिस रिपोर्ट, सबसे पहले तो पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट होगी, पुलिस रिपोर्ट में अगर आईओ ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसे ऐसा लगा कि हाँ ऑफेंस इसने किया है, जो एक्यूज पर्सन है इसी ने ही ऑफेंस किया, जिसके नाम पे नामजद FIR हुई है उसने अगर ऑफेंस किया है और सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर क्या सबमिट करेगा, तो उसी पुलिस रिपोर्ट को हम कहेंगे चार्जशीट। बात समझ में आई क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूं। पुलिस ऑफिसर ने 173 में कहीं पे भी चार्जशीट, चालान, क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, आप 173 पढ़ना, पूरे CRPC में क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट ये नहीं इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर 173 में सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करता है। रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, इसी आदमी ने ऑफेंस किया है, सफिशिएंट एविडेंस है, तो उस पॉजिटिव रिपोर्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्जशीट या चालान बोल देते हैं। ठीक है, इसी पॉजिटिव रिपोर्ट को हम लोग चार्जशीट या चालान बोल देते हैं। अगर रिपोर्ट निगेटिव है कि साहब इन्वेस्टिगेशन मैंने इन्वेस्टिगेशन की एज ए IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्याप्त सबूत नहीं मिले, ठीक है, पर्याप्त साक्ष्य मुझे नहीं मिले, तो क्या होगा, तो मैंने क्लोजर रिपोर्ट, तो उसको बोलेंगे क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, FR, कभी कभार फाइनल रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट को भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे तुम नाम से मत घबराना, नाम कुछ भी हो। ठीक है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव का मतलब IO को इन्वेस्टिगेशन दौरान उसकी अपनी बुद्धि के हिसाब से उसे लगा कि भाई इसी ने ऑफेंस किया है और पर्याप्त सबूत भी मिल गए हैं, तो वो चार्जशीट या चालान सबमिट करेगा। और अगर उसे लगता है कि भाई इस पर्याप्त सबूत नहीं है या इसने ऑफेंस नहीं किया है, जो IO की जितनी बुद्धि है उस हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई इस पे क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किए दे रहे हैं, तो CR या फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, और बताओ तैयारी करी चल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 1-2 मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है यार। कभी कभार मन होता है पूरी CRPC का एक चार्ट बनाया जाए, कैसे भी पॉसिबल हो। चलिए ठीक है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो रही है तो उसके नेचर के हिसाब से, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसके हिसाब से अब इसका नाम रख देते हैं। अब चाहे रिपोर्ट ये हो चाहे वो हो, कुछ भी हो, एक केस था HS बेन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जिसमें बोला गया था कि मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब रिपोर्ट सबमिट हो। ठीक है, तो जैसे अगर चार्जशीट सबमिट होती है, चार्जशीट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रिपोर्ट है। पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब कि ये IO कह रहा है कि साहब उसने ऑफेंस किया है, इस पे कॉन्ग्निजेंस लो। आपको भी जब आपने रिपोर्ट देखी एज ए जज, आपको भी अपना माइंड, आपने जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया तो आपने भी बोला हाँ सफिशिएंट एविडेंस है, तो आपने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द रिपोर्ट, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन सच पुलिस रिपोर्ट, एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, उस पुलिस रिपोर्ट पे आपने कॉग्निजेंस भी ले लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने देखा, आपने कहा कि यार मुझे सफिशिएंट एविडेंस दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो है इसमें, तो डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो आपने डायरेक्ट कर दिया कि IO को कि इस पे और इन्वेस्टिगेशन करो, डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा
तीसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि उसने तो आईओ को अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपना माइंड अप्लाई करने से, इन्वेस्टिगेशन करने से ये समझ में आ रहा है कि भाई हाँ कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन जब एज ए मजिस्ट्रेट आपने जब रिपोर्ट देखी तो आपको समझ में आया कि ये पर्याप्त एविडेंस नहीं है, ठीक है, कोई दम नहीं है इसमें, इन एविडेंस में, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट करके, रिजेक्ट द सॉरी रिजेक्ट द रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और डिस्पोज द केस को खत्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ द केस को खत्म कर दिया। ये कहा एच.एस. बेन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में बोला गया था, जब भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है तो मजिस्ट्रेट साहब के पास यही ऑप्शन होते हैं, अगर चार्जशीट हो तो चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लो और उस पर कॉन्ग्निजेंस ले लो, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दो, या चार्जशीट को रिजेक्ट कर दो और केस को खत्म कर दो यहीं पर, ठीक, मतलब ट्रायल स्टेज पे नहीं जा रहा है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्निजेंस ही नहीं ले रहे हैं, संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो रही है, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि साहब पर्याप्त आधार नहीं है, लेकिन जब आपने रिपोर्ट देखी तो वही बात कि अगर आपने देखा सफिशिएंट एविडेंस, मतलब कि रिपोर्ट सही है, तो क्या इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द रिपोर्ट एक्सेप्ट की एंड ड्रॉप द केस। यहां पर एक्सेप्ट करने का मतलब ड्रॉप ही तो हो गया, ड्रॉप द केस को खत्म कर दिया। वो भी कह रहा है कि साहब कुछ नहीं है दम, आप भी कह रहे हो कुछ नहीं है दम, तो फिर ड्रॉप द केस। दूसरा, अगर लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो इसमें आधार है, तो डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हो। तीसरा ये है कि क्लोजर रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर कह रहा है इन्वेस्टिगेशन दौरान कि साहब सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, हमने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी, सीआर, जज साहब ने देखा यार सफिशिएंट एविडेंस है, तो इसमें इस रिपोर्ट के आधार पे सफिशिएंट एविडेंस है, कॉन्ग्निजेंस लिया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट साहब रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट द रिपोर्ट एंड टेक कॉन्ग्निजेंस ऑन इट, कॉन्ग्निजेंस भी ले जाए, ठीक है, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके टेक कॉन्ग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसी पे कॉन्ग्निजेंस ले रहे हैं। बात समझ में आई? ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मजिस्ट्रेट के पास। एक केस आया था भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या केस का नाम है, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें क्या बोला गया था कि जब भी किसी भी स्टेज पे, अगर चाहे चार्जशीट हो चाहे क्लोजर रिपोर्ट हो, अगर जज साहब डिस्पोज ऑफ केस को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो कंप्लेनेंट होगा, जो इन्फॉर्मेंट होगा, उसे प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार होगा। सीआरपीसी में कहीं नहीं दिया हुआ है प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है, ठीक है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है सुन लो। प्रोटेस्ट पिटीशन वो है जब भी मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्निजेंस लेने से मना कर देते हैं कि हम संज्ञान नहीं लेंगे, केस यहीं पर खत्म कर रहे हैं, जब भी चाहे चार्जशीट सबमिट हो रही हो उसमें भी वो रिजेक्ट किए दे रहे हैं चार्जशीट को, केस को खत्म किए दे रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट हो उस पर क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किए ले रहे हैं, केस खत्म किए दे रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में जब भी केस जज साहब ड्रॉप आउट द केस करेंगे, केस खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने बेचारे ने एफआईआर कराई थी उसे, या विक्टिम जो भी कोई है, उसे प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब उस पे ऑब्जेक्शन डालने का, माय लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्शन फाइल, उसको नाम हमने दिया प्रोटेस्ट पिटीशन। कौन से केस में बोला गया था, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। एज सच सीआरपीसी में कोई इसका डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, ठीक है, इस केस से ये इमर्ज हुआ है प्रोटेस्ट पिटीशन। जब भी कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करेगा, जब भी कोई प्रोटेस्ट पिटीशन डालेगा, तो प्रोटेस्ट पिटीशन को सुनते समय जज साहब के पास क्या ऑप्शन होंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्यों डाल रहा है, ये क्यों डाल रहा है, क्योंकि जज साहब हमारा केस खत्म कर रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं इस पे कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, केस को ड्रॉप किए दे रहे हैं, तो प्रोटेस्ट पिटीशन उसने दाखिल की, किसने, इन्फॉर्मेंट है, विक्टिम है, जो भी कोई जिससे उससे ऑब्जेक्शन है वो। जज साहब के पास क्या है इसमें ऑप्शन, सबसे पहला रिजेक्ट द प्रोटेस्ट पिटीशन, इसे भी रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट द पिटीशन एंड ड्रॉप द केस, और केस खत्म, ठीक, केस यहीं खत्म। दूसरा,
प्रोटेस्ट पिटीशन में अगर उसने कुछ लाके दिया, कुछ बताया, तो डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे दिया। तीसरा, एक्सेप्ट द प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, और जो वहां पर उन्होंने जो पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की थी उसी पे ही कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान ले लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे। ठीक। चौथा ऑप्शन इसमें एक और होता है कि एक्सेप्ट द प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लें और टेक कॉग्निजेंस, एक्सेप्ट द प्रोटेस्ट पिटीशन एंड ट्रीट द प्रोटेस्ट पिटीशन एज क्या, कंप्लेंट। प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको जो है एज ए कंप्लेंट मान रहे हैं, एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक्सेप्ट यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कॉग्निजेंस कैसे ले रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट पे, यहां पर कैसे ले रहे हैं, कंप्लेंट पे। ध्यान रखना, ठीक है, कॉग्निजेंस कैसे ले रहे हैं उसके बाद फर्दर जो आगे की स्टेप है वो डिपेंड करती है। अगर कंप्लेंट के थ्रू कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो अगली स्टेप क्या है, चैप्टर 12 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले रहे हैं, अगली स्टेप क्या है, चैप्टर 15 पे, 12 का है भाई, चैप्टर 15 पे जाना पड़ेगा। पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो अगली स्टेप चैप्टर 16 पे जाना पड़ेगा, सीधे 204 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? कॉग्निजेंस किस पे लिया जा रहा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अगली स्टेप डिसाइड करेगा। अगर कंप्लेंट पे ले रहे हो तो अगली स्टेप है चैप्टर 15 एग्जामिनेशन करो, फिर उसके बाद चैप्टर 16 पे जाओगे। अगर पुलिस रिपोर्ट पे कर रहे हो तो डायरेक्ट चैप्टर 16 पे चले जाओगे। चैप्टर 16 पे जाने के बाद 204 है। 204 क्या बोलता है, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जब भी मैंने कहीं पर भी लिखा हो कि एक्सेप्ट द पुलिस रिपोर्ट एंड एक्सेप्ट द रिपोर्ट एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब भी मैंने ये लिखा है कि टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसके बाद अगली स्टेप कहीं पर भी मैंने लिखा हो, ठीक है, किसी में भी मैंने अगर लिखा हो, ये जैसे लिखा है एक्सेप्ट द रिपोर्ट एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, रिजेक्ट द रिपोर्ट एंड टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट। अगर टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट हमने लिखा है कहीं पर, टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो इसके बाद अगली स्टेप आती है, अगर जब भी वो लेते हैं तो अगली स्टेप आती है इशू ऑफ प्रोसेस, चैप्टर 16। क्या आती है, इशू ऑफ प्रोसेस, चैप्टर 16, जो चलता है आपका सेक्शन 204 से लेके 210 तक। ठीक है, कहां से कहां तक, चैप्टर 16 204 से लेके 210 तक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यही 204, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या है, जैसे ही अगर 203 में डिसमिस नहीं हुई कंप्लेंट तो क्या होगा, तो 204 में इशू ऑफ प्रोसेस होगी। इशू ऑफ प्रोसेस में आके दोनों चीजें मिल जाती हैं, चाहे कंप्लेंट के थ्रू केस आया हो चाहे पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया हो, इशू ऑफ प्रोसेस में आके 204 में आके दोनों ही मिल जाती हैं। इशू ऑफ प्रोसेस क्या बोलता है कि साहब अगर सम्मन केस है तो एक्यूज को सम्मन इशू कर दो कि आ जाओ अब कोर्ट, तुम्हारे नाम पे जो कंप्लेंट आई है, केस चल गया है या पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस पे जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। अगर वारंट केस है तो जज साहब का मन हो सम्मन तो सम्मन, वरना वारंट तो इशू करेंगे ही। वारंट भी इशू कर सकते हैं, सम्मन भी इशू कर सकते हैं, जज साहब के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, 204। अब यहां पर इशू ऑफ प्रोसेस के बाद अब डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, इसका ट्रायल कौन करेगा। ठीक है, अब तो इशू ऑफ प्रोसेस हो गई, अब ये ट्रायल के लिए फेंका जाएगा केस। ट्रायल के लिए जब जाएगा ना तो ट्रायल जो है, ट्रायल के लिए इसके आगे जाता है, ट्रायल के लिए, ट्रायल पे भेजने से पहले कुछ चीजें और एक आध देख लो, एक आध सेक्शन देख लो। जैसे 207 देख लो, सेक्शन 207 क्या बोलता है, 207 ये बोलता है कि भाई क्या, कि एक्यूज को
जब भी जैसे यहाँ पर इशू ऑफ प्रोसेस भेजा, इशू ऑफ प्रोसेस में उसको वारंट भेजा, वो बेचारा जो है कोर्ट में हाजिर हो गया, ठीक है, ये कोर्ट है, इन्होंने 204 में उसे वारंट भेज के पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले आए। जैसे ही उसे कोर्ट में अरेस्ट करके लाएंगे यहाँ पर, तो जज साहब क्या करेंगे, 207 ये बोलता है कि जज साहब सबसे पहले इसे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देंगे, FIR की कॉपी देंगे, 164 के बयान होंगे तो उसकी कॉपी देंगे, 161 के बयान होंगे उसकी कॉपी देंगे, कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी देंगे। ये सारी चीजें बोलती हैं कि 207 में ये चीजें एक्यूज को दी जाएंगी। ये सब देने के बाद फिर एक्यूज को अगर ये ट्रायल कर सकते हैं, ये खुद ट्रायल कर सकते हैं तो खुद ट्रायल करेंगे, खुद ट्रायल नहीं कर सकते हैं तो 209 ये बोलता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा तो कोर्ट ऑफ सेशन को केस भेज दिया जाएगा। ठीक है, 209 क्या बोलता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ये जज साहब कौन है जो कॉन्ग्रेंस ले रहे थे, यस, जेएम फर्स्ट क्लास है, और अगर सीजीएम ने पावर दे रखी होगी तो जेएम सेकंड क्लास भी हो सकते हैं। ठीक है, हम जेएम फर्स्ट क्लास मान के चल रहे हैं कि जेएम फर्स्ट क्लास है। इन्होंने देखा ऑफेंस कैसा है, जेएम फर्स्ट क्लास की पावर कितनी होती है, हमें पता है सेक्शन 29 बोलता है जेएम फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा दे सकता है। अगर ये ट्रायल कर सकते हैं, अगर सेकंड शेड्यूल में, अगर फर्स्ट शेड्यूल में दिया होगा कि ये ट्रायल कर सकते हैं तो ये ट्रायल कर देंगे उस ऑफेंस का। अगर उसमें दिया हुआ है कि वो ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है तो सेक्शन 209 बोलता है कि जेएम फर्स्ट क्लास साहब आप क्या करो, ऐसे जेएम फर्स्ट क्लास इस्तेमाल नहीं किया गया है कि जो जज साहब जिन्होंने कॉन्ग्रेंस लिया है वो क्या करो 209 में कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट कर दो, भेज दो। अब 209 में कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा। ठीक है, ये यहां से अब जो है जब एक्यूज अपियर हो गया 204 में, 204 में हमने वारंट भेज के उसे एक्यूज को कोर्ट में बुलवा लिया। अब कोर्ट में बुलवाने के बाद 207 बोल रहा है उसे ये सब सारी चीजें दे देना, हमने उसे दे भी दी। अब क्या है, अब या तो उसका हम खुद ट्रायल करेंगे या जो कोर्ट कंप्लेंट है वो ट्रायल करेगी या कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगी। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगी तो उसका प्रोसीजर 209 में दिया हुआ है कि क्या करना है। ठीक, इसके बाद अब ट्रायल चालू हो जाएगा। हमें पता है सीआरपीसी में ट्रायल कितने टाइप के हैं, एक तो दिया हुआ है सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर रही है। ठीक, दूसरा दिया हुआ है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में, कि अगर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू केस आएगा तो कैसे ट्रायल होगा, और पुलिस रिपोर्ट के अलावा अदरवाइज केस आएगा तो कैसे होगा, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट कहने का मतलब है कंप्लेंट के थ्रू आ जाए केस तो क्या करना है। ठीक है, तीसरा जो ट्रायल दिया हुआ है वो दिया हुआ है सम्मन ट्रायल, अगर सम्मन ट्रायल होगा तो कैसा होगा। चौथा एक और ट्रायल दिया हुआ है समरी ट्रायल। ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ क्या, यही ट्रायल जो दिए हुए हैं, इसके बाद प्ली बार्गेनिंग उससे तो कोई मतलब नहीं। ये ट्रायल दिए हुए हैं किसमें, सीआरपीसी में। ठीक है, ये चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और ये चैप्टर 21। ठीक है, ये ट्रायल सीआरपीसी में दिए हुए हैं। जैसा केस होगा, जैसे मैंने बोला नहीं, जज मजिस्ट्रेट साहब ने कॉन्ग्रेंस ले लिया 204 में जो है उसे जो है वारंट भेज के कोर्ट में बुला लिया, 207 में उसे जो है डॉक्यूमेंट भी सब हैंड ओवर कर दिया, FIR कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, 161 के बयान, 164 के बयान, और कोई डॉक्यूमेंट है वो भी दे दिया। उसके बाद क्या है, फिर ट्रायल के लिए फेंक दिया उसे। ट्रायल के लिए अगर कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल होगा तो 209 में जज साहब ने इन्हें यहाँ भेज दिया। वारंट ट्रायल होगा तो वो खुद ही ट्रायल कर सकते हैं। वारंट ट्रायल में दो प्रोसीजर दिए हुए हैं, अगर केस पुलिस रिपोर्ट पे कॉन्ग्रेंस ले रहे हैं तो ट्रायल ऐसे चलेगा, कंप्लेंट पे ले रहे हैं तो ट्रायल ऐसे चलेगा। सम्मन ट्रायल जो छोटे मोटे केसेस के लिए होता है तो एक ये दिया हुआ, एक है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में कुछ ऑफेंसेस ऐसे दिए हुए हैं, 260 से 265 चलता है ये, जिसमें जो उसी में ऑफेंसेस दिए हुए कि इन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है। ठीक, इनमें से कोई एक ट्रायल हम लोग उठा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेशन ट्रायल देख लेते हैं। ठीक है, कि ट्रायल कैसे चलता है। ठीक, सेशन ट्रायल कहां से कहां तक चलता है, 225 से लेके 238 तक। ठीक है, 225 से 238 तक चैप्टर 18 सेशन ट्रायल की बात करता है। ट्रायल कैसे चलता है ये हम देख लेते हैं। ये कोर्ट ऑफ सेशन है बड़ी सी, चैप्टर 18 ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन ट्रायल कुछ भी बोल दो। सेक्शन कहां से, 225 से लेके 238 तक। ठीक, ये सेशन जज साहब बैठे हुए हैं, बढ़िया एकदम, इनके बाल और बना देते हैं, मतलब जैसे पहले अंग्रेजों टाइम पे जैसे टोपी पहनते थे वैसी है।
अंग्रेजों के टाइम पर नहीं, जज साहब जो है बड़ी सी टोपी पहन के अजीब, मतलब वो बैठते थे, ऐसे ही इन्हें बैठा देते हैं। बहुत बढ़िया। सेशन जज साहब, आपके सामने ट्रायल चलने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चैप्टर 18, 18, 19, 20, 21, हाँ, चैप्टर 18 का सेक्शन 2, ये 225 से 238 तक ये बोलता है कि सेशन ट्रायल कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोर्ट ऑफ सेशन में कोई भी केस चलेगा तो उसको रिप्रेजेंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। लोक अभियोजक उसको रिप्रेजेंट करेगा केस को। सबसे पहली बात, लोक अभियोजक क्या करेगा, सबसे पहले जज साहब के सामने ओपनिंग ऑफ द केस, केस की शुरुआत करेगा। केस की शुरुआत का मतलब जज साहब को पूरा समझाएगा कि केस क्या है, उसके अगेंस्ट में एविडेंस क्या है, ठीक है, और ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द केस में जज साहब को अगर लगा कि केस में दम नहीं है तो क्या करेंगे जज साहब, तो जज साहब उसे डिस्चार्ज कर देंगे। क्या रे यार, केस में तो दम ही नहीं है, क्या तुम बोल रहे हो, है सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है, यहीं पर डिस्चार्ज कर दिया। अगर सफिशिएंट एविडेंस है, कोर्ट जज साहब को लगा हाँ ओपनिंग ऑफ द केस में कि हाँ कुछ है इसमें, तो क्या कर देंगे, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेंगे। अगर डिस्चार्ज नहीं किया तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस फ्रेम करेंगे, ठीक। जब भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है तो चार्जेस फ्रेम करने के बाद एक्यूज के सामने रीड किया जाता है, एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाता है, तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस हैं, क्या तुम उसको एक्सेप्ट करते हो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, कहने का मतलब है हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे वहीं पर कन्विक्ट कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, ठीक है। अगर उसने कन्विक्ट, अगर मान लिया कि हाँ हमने जैसे रीड किया गया उसने मान लिया, ठीक है, तो उसे कन्विक्ट कर दिया प्ली ऑफ गिल्टी में, ठीक है। बाउंड नहीं है, इसके बाद भी वो मान भी ले तब भी जज साहब चाहे तो ट्रायल चलवा सकते हैं। अब क्या हुआ, अगर उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया, उसने कहा साहब हमने ऑफेंस नहीं किया, तो क्या करना है, तो जज साहब फिर एविडेंस मांगेंगे प्रोसिक्यूशन साइड से कि वो तो बोल रहा है उसने नहीं किया, अब तुम एविडेंस से प्रूव करो कि इसने किया है। तो एविडेंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन साइड से एविडेंस लिए जाएंगे। अब एविडेंस लेने के बाद जज साहब क्या करेंगे, अगर एविडेंस सफिशिएंट हुए तो ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं हुए तो इसको एक्यूटल दे देंगे कि इसके तुम्हारे पास तो तुम तो खुद ही नहीं बोल पा रहे, खुद ही नहीं प्रूव कर पा रहे कि उसने ऑफेंस किया है, तो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो इसे एक्यूटल दे दिया। अगर एविडेंस सफिशिएंट हुए तो क्या करेंगे, तो जज साहब फिर उससे भी कहेंगे, एक्यूज से भी, कि ऐसा है तुम भी एविडेंस प्रोड्यूस करो डिफेंस में, ठीक है, एविडेंस फॉर डिफेंस, अपने डिफेंस में डिफेंड से बोलेंगे कि तुम भी एविडेंस प्रोड्यूस करो, ठीक। अब एविडेंस फॉर डिफेंस, जब दोनों साइड से एविडेंस ले लेंगे, फिर एक दिन फाइनल आर्गुमेंट की डेट फिक्स कर देंगे, जिस दिन फाइनल आर्गुमेंट होंगे, और फाइनल आर्गुमेंट के बाद क्या आएगा, जजमेंट, जजमेंट पास करेंगे। और ध्यान रखना, जजमेंट का सिर्फ एक ही चीज होता है, या तो जजमेंट में वो दोष सिद्ध होता है, कन्विक्शन होता है, या एक्यूटल होता है, दोष मुक्त होता है, ठीक है। दो ही चीजें, एविडेंस का मतलब दो ही चीज, या तो वो दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा, ठीक। यहाँ पर आके उसे एक्यूटल या कन्विक्शन कर दिया जाता है। ये पूरा ट्रायल है जो चलता है किसके सामने, अच्छा ये पेजेस बड़े होते हैं क्या, नहीं होते, एक मिनट रुक जाना। अरे होते हैं भाई, एक मिनट रुक जा, उसको थोड़ा और सही कर दें। अगर इसकी आपको पीपीटी चाहिए हो, जो मैंने अभी सब लिखा है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला इसीलिए क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग लिखो, ठीक है, कि मेहनत जो है, अगर आपको पहले से मैं बोल देता कि इसकी पीपीटी मिल जाएगी तो शायद आप लोग ना लिखते, तो इसलिए मैं अब लास्ट में जाके बता रहा हूँ कि अगर इसकी पीपीटी चाहिए हो तो एक टेलीग्राम चैनल है, स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, ठीक। इस पे आप चले जाइएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है।
चलिए, क्या हुआ था, अगर एविडेंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हुए, एविडेंस सफिशिएंट नहीं हुए तो एक्यूटल हो जाएगा, सफिशिएंट हुए तो एविडेंस फॉर डिफेंस मांगे जाएंगे डिफेंस साइड से कि तुम दो, और एविडेंस फ्रॉम डिफेंस साइड से अगर हो गया तो उसके बाद में एक डेट फिक्स की जाएगी फाइनल आर्गूमेंट की, जिस दिन फाइनल आर्गूमेंट होंगे। फाइनल आर्गूमेंट के बाद जज साहब जजमेंट पास करेंगे, ठीक, जजमेंट पास करेंगे। जजमेंट में या तो वो एक्यूटल होगा या वो कन्विक्टेड होगा। जजमेंट का यही मतलब होता है, या एक्यूटल या कन्विक्शन, दोष मुक्त या दोष सिद्ध, ठीक है। चलिए, ये था आपका पूरा ट्रायल, किसका, ये था ट्रायल आपका कोर्ट ऑफ सेशन का। अब इसी में क्या करो, आप सीधे सीधे सेक्शन भर दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पीपी द्वारा केस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक चलता है, 225 से 238, तो सेक्शन 225 की ये पीपी द्वारा केस रिप्रेजेंट किया जाएगा। 226 ओपनिंग ऑफ द केस, पीपी केस की ओपनिंग ऑफ द केस करेगा। 227 डिस्चार्ज, अगर केस में दम नहीं निकला तो 227 में डिस्चार्ज हो जाएगा। 227 सेक्शन 227 में डिस्चार्ज नहीं हुआ तो सेक्शन 228 जो बोलता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। चार्जेस फ्रेम करने के बाद अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो 228 बोलता है कि उसे, सॉरी 25 26 28 29 हो गया ना, ये 229 ये बोलता है, 228 तो यही हो गया, 229 बोलता है कि उसे प्लीड गिल्टी पे कन्विक्ट कर दो। अब प्लीड गिल्टी पे कन्विक्ट नहीं होता है तो 230 बोलता है कि प्रोसिक्यूशन साइड से एविडेंस की डेट लेने की टाइमिंग, और 231 जब एविडेंस लिए जाएंगे। दो ये सेक्शन बात करते हैं एविडेंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से कैसे लिए जाएंगे। एक में डेट फिक्स की जाती है जिसमें जो है सम्मन भेजा जाता है विटनेसेस को, और 31 में उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं निकले, बयान यान पलट गए, तो 232 बोलता है उसे एक्यूटल मिल जाएगा, सेक्शन 232, ठीक। 233 बोलता है एविडेंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, 234 बोलता है फाइनल आर्गुमेंट, और 235 बताता है जजमेंट, ठीक। जजमेंट में एक्यूटल या कन्विक्शन। बस ये आपका पूरा ट्रायल कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे, हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे कोई भी केस कहाँ से चलता है, ऑफेंस होने से, एफआईआर या कंप्लेंट होने के बाद, उसके बाद अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर कैसे होती है, उसके एजेंसियल्स क्या क्या हैं, एफआईआर की जो है अगर एफआईआर नहीं करता है तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक। 100 इन्वेस्टिगेशन में ऑकरेंस रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है, उसके बाद में 160 के बयान कैसे दर्ज होते हैं, 160 में कैसे उसे बुलाया जाता है, 161 के बयान कैसे दर्ज होते हैं, 164 के बयान कैसे दर्ज होते हैं, ठीक। उसके बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाती है या हो जाती है तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट 173 में कैसे सबमिट होती है, ठीक। और उसके बाद में फिर फाइनली मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्जेंस कैसे लेते हैं, और कॉन्ग्जेंस लेने के बाद ये ट्रायल तक कैसे पहुंचता है, और ट्रायल कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रायल देख लिया कि ये कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल, जिसमें हम लोगों ने सीधे जजमेंट तक पहुंचाया। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, ऑफेंस से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सब देखा। इसमें कौन कौन सेक्शन हम लोग, कौन कौन चैप्टर देखे, हम लोगों ने चैप्टर 12 देखा, चैप्टर 12 में पूरा एफआईआर वाला था। उसके बाद में हम लोगों ने चैप्टर 14 देखा, उसके बाद में हम लोग चैप्टर 15 देखा, ठीक है, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। चैप्टर 16 देखा, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। उसके बाद चैप्टर 18, 19, 20 और 21, ठीक है। इन चैप्टर्स को हम लोगों ने टच किया, ठीक है, कि ऑफेंस होने के साथ साथ क्या क्या चीजें, कौन कौन से चैप्टर्स एक साथ रोल प्ले करते हैं या एक के बाद स्टेप बाय स्टेप रोल प्ले करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे होंगे तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और कोई वीडियो आए, ठीक है, जो भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं, वैसे मैं सोच रहा था कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट या बेल या अपील, बड़े बड़े टॉपिक इनको उठा के ऐसे ही कुछ वीडियो में चार्ट वाइज आपको पूरा समझाया जाए, ठीक है।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। अगर टेक्स्ट बुक में आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया होगा, ठीक है। हमारे जो है योद्धा फाउंडेशन बैच जो है पहला वाला सक्सेसफुली चला, दूसरा वाला जो है स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान को लेकर राजस्थान एपी और राजस्थान जुडिशरी का ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही साथ नया कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।